वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 443 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट सीरीज की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 443 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। देखिए, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है। तो आपके पास निम्नलिखित में से हाई कोर्ट में, ठीक है, कार्य करने का कितना अनुभव होना चाहिए, कितने साल का, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए, बताइए। कब तक काम करना होगा, कितने वर्ष तक कार्य करना होगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष। तो 2-3 क्लॉज हैं इसके। जैसे कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, या कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का ही न्यायाधीश, या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है। 2 से अधिक न्यायालय में, ठीक है, 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्ष तक काम कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? देखिए, इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि इसका किसकी देखरेख में है, उसका किसकी, तो इंडिया का मैप जो है अपने माइंड में डाला कीजिए इस समय, ठीक है। फिर सोचा कीजिए कि अंडमान निकोबार किस तरफ है, इधर है ना। लक्षद्वीप बोले तो इधर है। तो अंडमान निकोबार वाला अब न्याय क्षेत्र बम्बई हाई कोर्ट के अंडर में तो होगा नहीं, ना ही केरल हाई कोर्ट के अंडर में होगा। इधर ही कहीं होगा, या तो तमिलनाडु होगा या फिर कलकत्ता होगा, ठीक है। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे बम्बई बोला तो बम्बई को हटा दीजिए, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? फिर से बना लीजिए इंडिया का डायग्राम, ठीक है। अब लक्षद्वीप इधर की तरफ है, अब इसका अधिकार क्षेत्र इधर क्यों होगा, ठीक है, कलकत्ता के पास क्यों होगा, या मद्रास के पास भी क्यों होगा, ठीक है। तो इधर ही होगा ना कहीं आसपास, या तो केरल होगा या फिर बम्बई हाई कोर्ट होगा। तो केरल ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो इसी में संभावना बढ़ जाती है केरल हाई कोर्ट। तो कलकत्ता को सबसे पहले एलिमिनेट करिए, तमिलनाडु को हटा दीजिए, बॉम्बे हटा दीजिए। तो केरल हाई कोर्ट जो है, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, ठीक है। यह कोची में है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को संसद बदल सकती है कानून बनाकर, ठीक है, घटा बढ़ा सकती है। तो संसद को यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में आकर 10 हो गई, 1960 में आकर 13 हो गई, 1977 में आकर 17 हो गई, 1985 में आकर 25 हो गई, और वर्तमान में यह संख्या कितनी है? टोटल 34 जज हैं, ठीक है। 33 + 1, 33 अन्य जज हैं, एक हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है वर्तमान में? NV रमना। किनका स्थान लिया है उन्होंने? शरद अरविंद बोबड़े जी का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा दिमाग भी लगाने वाला है। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करना है। सिंधी और नेपाली, कोकड़ी मणिपुरी, बोडो संथाली, संथाली कोकड़ी, डोगरी मैथिली। अब पूछा क्या है? पूछा यह है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई? नीचे दिए गए कूट हैं, अधिकतर 2 कूटों में उत्तर देना है आपको, यानी 1 से 2 हो सकते हैं अधिकतर।
सिंधी तो नहीं हो सकता, ठीक है, सिंधी तो काफ़ी पहले जोड़ दी गई, तो सिंधी वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। ये तो 92वां संविधान संशोधन है ना 2003, इसमें थी 4 भाषाएं, ठीक है, 4 भाषाएं। 71वां जो था ना, ये था 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें 3 थी। एक था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची, ठीक है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं, याद रखना। तो 92वां संविधान संशोधन है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 21वां है मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली। तो 21वां में कोकड़ी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली। और 92वां है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, ठीक है, डोगरी, संथाली, मैथिली। कोकड़ी, यहाँ संथाली है लेकिन कोकड़ी 21 में तो एलिमिनेट कर दीजिए। अपना उत्तर क्या हुआ फिर? 3-5 करना है अपने को। वो 3-5 नहीं, ये उत्तर वाला 3-5 अपना सी। तो 1967 में जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 192 में मतलब ये है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 जोड़ी गई, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, 2003 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? ये प्रश्न तो फ्री का नंबर अगर ऐसा आ जाए ना, राष्ट्रपति प्रसाद यंत्र, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक है। भारत का संविधान संघात्मक है और राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उपराज्यपाल, ये भी याद रखना है आपको। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी कुछ समय तक कितने थे? 9 थे। लेकिन 26 जनवरी सन 2020 में हुआ क्या? दादर, नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इन 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुदुचेरी। बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं, वो प्रशासक वाले कौन से हैं? ठीक है, उनमें उपराज्यपाल का पद नहीं होता। और वो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ हो गया, दमन दीव, दादर नगर हवेली 1 कर दिया गया है तो 2 हो गए, लक्षद्वीप 3 हो गया, जम्मू कश्मीर 4 हो गया, लद्दाख 5 हो गया। इनमें चलते हैं प्रशासक, ठीक है। 5-3-8 हो गए। राज्य की कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो होता है गवर्नर, यानी राज्य का राज्यपाल। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये राज्य का राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि सेंट्रल में राष्ट्रपति, केंद्र की मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करता है। क्लियर? और ये कब बने थे? ये जम्मू और ये लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद कानून बनाकर, या केंद्रीय कैबिनेट? संसद कानून बनाकर। तो अनुच्छेद 280(2) में उपबंध है कि संसद कानून द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित कर सकती है, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा, ठीक है। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में जो है संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? कौन सी है राजनीतिक दल की सही परिभाषा भारत में? राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। ये है कि राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय जो चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। यही है डी। तो देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
ठीक है, की धारा 29A का कहना है, राजनीतिक दलों के रूप में संघ और निकायों का चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण। ठीक है, भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है। ठीक है, और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को वह आवेदन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? पंचायत सहकारी समितियों से, सहकारी समिति पंचायत से पंचायत से, या सहकारी समिति और सहकारी समिति, दोनों सहकारी समिति। तो ये संबंधित है 106वां भी सहकारी समिति से, 111वां भी सहकारी समिति से। पंचायत से नहीं है तो पंचायत जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट कर दीजिए, डी है इसका आंसर। तो 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ठीक है, किंतु इसके पारित होने के लिए जो है लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी, क्योंकि विधेयक 8/5/2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया और संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में 111वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। तो किससे संबंधित हो गए? दोनों सहकारी समितियों से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? कौन है देश के वित्त का संरक्षक? PM, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, या फिर RBI का गवर्नर? RBI गवर्नर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। CAG भी नहीं है, PM भी नहीं है, ठीक है, वित्त मंत्री है। तो वित्त मंत्री के पास सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त होता है और उसका जो काम है वो देश के आम बजट को तैयार करना होता है। वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है और भारत के वित्त का संरक्षक वित्त मंत्री होता है। कौन है वर्तमान में वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत के किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? मेयर। ऑप्शन नंबर A। तो भारत के किसी शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। ठीक है, मेयर या महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। कई बार मेयर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और कई अन्य, ठीक है, और अन्य कई बार जो है एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी नगर का मेयर कौन होगा। ठीक है, बहुत से संघीय देशों जैसे कि जर्मनी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, इनमें मेयर जो है नगर राज्य की सरकार का प्रमुख भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है क्या ये? इनमें आपको बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत उपरोक्त में से किस में है? लैंगिक समानता की बात कहाँ कहाँ की गई है? फंडामेंटल राइट्स में तो की गई है। ठीक है, आर्टिकल 15 है ना कि आप किसी के धर्म, मूल, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, लड़का है लड़की भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी की गई है और प्रस्तावना में भी की गई है, सभी में तो की गई है। तो इसका आंसर D ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर D 1 2 3 4। तो देखिए, लैंगिक समानता का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित होता है। यह है संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्राप्त करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
देखिए, प्रकृति द्वारा किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं किया जाता। समाज में प्रचलित कुछ तथ्य जैसे महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमज़ोर होती हैं इत्यादि केवल भ्रांतियां हैं। ठीक है, दरअसल महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताएं हैं। ठीक है, जिनमें समाज का सद्भाव और सृजन निहित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कानून संविधान की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? अपस्फा, पोटा, फेमा और मैकोका। ठीक है, अपस्फा बनाया गया, पोटा बनाया गया, फेमा बनाया गया, मैकोका महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। ठीक है, यह अधिनियम सरकार को इन मुद्दों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें निगरानी की शक्तियां, सुगम साक्ष्य मानकों, ठीक है, और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और मृत्युदंड सहित अतिरिक्त आपराधिक दंड निर्धारित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है? अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बजट, कैबिनेट। अटॉर्नी जनरल भी तो है 148 में, नियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 में, आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, कैबिनेट भी है, बजट नहीं है संविधान में कहीं पर भी। वार्षिक वित्त विवरण तो लिखा है इसके, ठीक है, विपरीत। तो बजट सरकार के सालाना खर्च का ब्यौरा होता है। इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दो प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, पहले भाग में देश की आर्थिक तस्वीर की जानकारी होती है और दूसरे भाग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का ब्यौरा होता है। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के फ्रेंच शब्द बूजे से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा थैला। ठीक है, और भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्त विवरण नाम दिया गया है। ठीक है, इस विवरण में जो है सरकार पूरे साल के अपने अनुमानित खर्चों और होने वाले आय का ब्यौरा देती है साल के शुरुआत में। ठीक है, कि हम इतना खर्च करेंगे रक्षा पर, इतना खर्च करेंगे शिक्षा पर, इतना मनरेगा पर, कुछ ये हम योजना चलाए जाने वाले हैं। ठीक है, अगले 3 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, इतना इतना खर्च है इनका। ठीक है, और यही चीज़ जो है अलग अलग स्टेट भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे भारतीय राज्य व्यवस्था के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।